नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों, और आज आपके सामने एक बहुत बड़ी एनालाइज को मैं करने जा रहा हूं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जो हमारे देश के अंदर जो सीए कानून लागू हुआ है, कितना वो सही है, कितना खतरनाक है, क्या इसके आने वाले समय में क्या इसके इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। वो सभी की सभी बातें मैं इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करूंगा। यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्या प्रतिक्रिया आई है, और किस किस देशों ने किसके क्या क्या इसको कहा है, जो हमारे देश के अंदर जो सीए कानून लागू हुआ है, और कितने जो हमारे राज्य हैं वो क्या इसको लेकर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, वो सभी की सभी बातें डिस्कस करूंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक बात रहेगी, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए जो भी आधुनिक भारत के इतिहास की लेक्चर सीरीज है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उस सीरीज को लेके आ रहा हूँ। उसमें ब्रीफली डिटेल से बताऊंगा किस प्रकार से घटना घट रही थी। साथ ही साथ दोस्तों, मैं इसी प्लेटफॉर्म पर आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट में इशू होते हैं उनको डिस्कस करता हूं, और ब्रीफली डिटेल से चर्चा करता हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर कोई ऐसा पॉइंट आता है तो आपको उसको नोट डाउन भी करते चलना है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक खबर को लेता हूं। खबर में आपको कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन कॉल सीए फंडामेंटल डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। अब ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है, यानी कि यूनाइटेड नेशन है, जो सभी देशों के जो प्रतिनिधित्व वहाँ पे बैठते हैं, तो उनके द्वारा कहा गया है कि ये एक डिक्रिमिनेशन एक्ट है। इसके ये मतलब क्या भेदभाव करता है कि मुस्लिमों को इसमें ना लाकर यूनाइटेड नेशन ने इसमें कहा क्या है कि ये एक भेदभावपूर्ण है। वैसे तो बात तो आपको पता ही है कि दोस्तों ये भेदभावपूर्ण है भी। ठीक है, ये बातें मैं आपके आगे आने वाले समय में इसकी बातें करता चलूंगा कि किस प्रकार से इसका प्रभाव भी पड़ सकता है हमारे देश के ऊपर। अब इसमें दोस्तों एक और बात है कि सीए फंडामेंटल डिस्क्रिमिनेटरी से यूनाइटेड नेशन, एक और खबर के माध्यम से आपको बता देता हूं। अगर जो लोग नहीं जानते हैं कि सीए क्या है, उसको बारे में मैं आपके थोड़ी सी बातें कर लेता हूं। सीए यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस कानून के तहत 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। दिसंबर 2014 से पहले भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यक, जैसे हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई। इसमें मुस्लिम धर्म का नहीं उल्लेख किया गया है। अब मुस्लिम धर्म के लोग, मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय भी ऐसा है जिसका प्रताड़ना की जाती है। वो भी कहीं ना कहीं भारत में आके माइग्रेट करके कुछ लोग उनके रह रहे हैं। उसमें मुस्लिम धर्म के लोगों की कोई भी वो नहीं है। अब इसमें बातें मैं आगे करता चलूंगा कि किस प्रकार से मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो क्यों नहीं इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात दोस्तों इसमें रहेगी कि जो आपने श्रीलंका का एक तमिल के लोग सुने होंगे, श्रीलंका के अंदर भी तमिल के लोग रहते हैं, वहां से भी माइग्रेट करके जो भारत में एंट्री करे हैं लगभग 1 लाख लोग। 1 लाख लोग, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। अब अगर कोई प्रावधान करना था तो मुस्लिमों को ना रखकर इसमें आपको कहना था कि अल्पसंख्यकों के लिए, जो इन देशों से आएंगे, जो भी अल्पसंख्यक होंगे उनके लिए। लेकिन इसमें मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उसको एंट्री नहीं की गई। ठीक है, यही बातें हैं दोस्तों, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब इसमें आपका जो हमारा ओपिनियन है, जो मेरी तरफ से जो ओपिनियन है, इसमें श्रीलंका को भी ऐड करना था, क्योंकि वहाँ से जो तमिल लोगों के ऊपर जो श्रीलंका के अंदर अत्याचार हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें दक्षिण भारत के अंदर देखने होंगे, बहुत ज़्यादा जरूरी है। मुसलमान सीए का विरोध क्यों कर रहे हैं वो तो आपको पता चले गया होगा कि भेदभाव है, इसमें मुसलमानों के लिए एंट्री नहीं दी गई है, और इसमें ये हमारे जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन करती है। जो कि कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी धर्म के लोग समान है इस देश के अंदर। इस प्रकार से वो अपनी बातें रख रहे हैं कि सीएए एक भेदभावपूर्ण है। ये बातें हैं दोस्तों, ध्यान रखना है। और सीएए के अंदर जो सरकार का तर्क है वो क्या कहता है कि सरकार का यह मानना है कि सीए केवल मुस्लिम बहुल देशों के सबके को नागरिकता प्रदान करता है। साथ ही सरकार का यह भी तर्क है कि इन देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, फिर वह कैसे प्रताड़ित हुए, इसलिए यहाँ पर प्रताड़ित होकर आने वाले अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता दी जानी चाहिए। अब ये आसपास के मुस्लिम बहुल देश के बारे में इन्होंने बातें कही हैं कि ये मुस्लिम बहुल देश हैं। ठीक है, अब ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है, जो सरकार का तर्क है। कैसे होगा सीए के तहत रजिस्ट्रेशन नागरिकता के लिए? दोस्तों, एक सरकार के द्वारा एक पोर्टल बनाया जाएगा, वहाँ पर आप जाएंगे, अगर कोई नागरिकता लेना चाहता है वो, तो वहाँ पे जाएंगे आप, तो उस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है, जो भी सरकार के द्वारा, जहाँ पर आप रहे होंगे, जो भी सरकार के द्वारा, जैसे
कोई पासपोर्ट हो गया वहाँ का, कोई राशन कार्ड, कोई आइडेंटिटी कार्ड, किसी भी प्रकार का कोई आइडेंटिटी कार्ड है, अगर आप उस पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो अगर आप 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में एंट्री करे हैं तो उसके आधार पर आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब बांग्लादेश की बातें मैं करूंगा दोस्तों। पहले तो आपको कुछ आंकड़े दिखाऊंगा किस प्रकार से भारत के अंदर क्या क्या स्थिति है, और उन देशों के अंदर हिंदू की या फिर किसी भी धर्म की क्या क्या स्थिति है, और आज के आने वाले समय में अगर हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो हमारे देश के ऊपर वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पहले तो मैं बात करता हूँ दोस्तों बांग्लादेश की पॉपुलेशन की। बांग्लादेश के अंदर लगभग 1951 के अंदर दोस्तों, जब भारत देश आज़ाद हुआ था, ये तो पता है आपको कि भारत के जब भारत देश और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे तो पाकिस्तान के दो हिस्से थे। पाकिस्तान का एक पूर्वी पाकिस्तान जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, एक पश्चिमी पाकिस्तान जिसको आज वर्तमान का पाकिस्तान कहते हैं। तो इस आधार पर दोस्तों दो पाकिस्तान बने थे। आज के बांग्लादेश को दोस्तों हमने आज़ाद कराया था 1971 के अंदर। अब ये पॉपुलेशन का आंकड़ा है, 1951 के अंदर 22% दोस्तों हिंदू लोग थे यहाँ पर, और लगभग 76% यहाँ पर कौन थे, मुस्लिम समुदाय था। अब उसके बाद दोस्तों घट के ये संख्या हो गई 8%। अब 2022 की इसमें अगर आपको आंकड़ा दिखाई दे रहा है, लगभग 8% ये बांग्लादेश की हिंदू पॉपुलेशन है। अब बाकी की जो 14% बची वो कहाँ गई होगी, आप खुद आइडिया लगाओगे। बॉर्डर पार करके भारत में ये एंट्री करी होगी। 14% मान के चलिए, लगभग 1 से 2 करोड़ लोग मान के चलिए कि इतना परसेंट लोग भारत में अंदर एंट्री कर चुके हैं बांग्लादेश से। अब उनकी कोई किसी के पास आइडेंटिटी कार्ड है, किसी ने बनवा लिया, किसी ने नहीं बनवाया, किसी ने नागरिकता ले ली, किस प्रकार से कई कोई और चले गए, तो उनके लिए भी तो कहीं ना कहीं सरकार का सिर का दर्द जरूर बनेगा ये 100%। अब अगर ये कानून दोस्तों ये आ जाता है तो ऑफिशियली बात है, इसमें कहीं ना कहीं फिर बदल भी होगा बाद में जाके, और ये जो 8% बचे हैं जो बांग्लादेश के अंदर है, ये भी भारत में ही एंट्री करेंगे। उनके लिए कहीं ना रोजगार भी देना पड़ेगा, उनके लिए कई शरणार्थी, उनके लिए कई कैंप लगाने पड़ेंगे, उनके लिए कई रोजगार देके उनको रहने के लिए व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था अलग से प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो ये है दोस्तों एक हमारे देश के अंदर कि हमारे देश के नागरिकों को तो हम कह सकते हैं कि कोई रोजगार की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है। अगर हम इन देशों के लोगों की नागरिकता देंगे तो वो किस प्रकार से हम अफोर्ड कर पाएंगे। तो ये बातें हैं दोस्तों, आपका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है कि मैं किस प्रकार से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक्ट को देख रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों मैं और बातें कर लेता हूँ आपके सामने कि ये है ये तो मैंने बांग्लादेश की बात करी है, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ। पाकिस्तान में दोस्तों ये मुस्लिम बहुल देश है, ये तो पता है कि इस्लामिक राष्ट्र है। उसके बाद दोस्तों आप ये देख सकते हैं इसमें ये अहमदी समुदाय है। अहमदी समुदाय ये भी एक प्रताड़ित होता है पाकिस्तान के अंदर। हिंदू तो आपको पता ही है कि हिंदू आज के समय में भारत के अंदर सब एंट्री कर चुके हैं। जैसे आपने देखा होगा जैसलमेर के अंदर अभी हाल ही में उनको उनकी ज़मीनें प्रोवाइड कराई गई, उन्हें रहने के लिए, उन्हें खाने बोने के लिए। जो उस टाइम पर वहाँ पर जो IAS अधिकारी रहे होंगे उन्होंने उसके वहाँ उनके लिए वहाँ पे देखा है। तो वे वहाँ पर आए हैं, हिंदू लोग ही हैं, तो वहाँ पर आए हैं हिंदू लोग, आके वहाँ पे अपना रहन सहन अच्छे से कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों, ये भी सभी के सभी भारत में ही एंट्री करेंगे। लगभग 17,77,347 लोग जो होंगे दोस्तों, ये भी भारत में ही एंट्री करेंगे। अब इनके लिए क्या होगा, क्योंकि अब एक्ट जो आ चुका है, अब जाएंगे ये, क्योंकि ये देश कैसे हैं, इनकी इकोनॉमी, इन पे महंगाई की मार सबसे ज़्यादा होती है। अफगानिस्तान को आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ है कि वहाँ पर रहने के लिए, खाने के लिए भी लाले होते हैं। अब ये जब भारत में आएंगे तो भारत के लिए, भारत सोचेगा इनके बारे में। जिस टाइम पे ये भारत की नागरिकता ले लेंगे तो भारत के लिए एक अलग से, ये फिर अलग से क्या करेंगे कि हमारे देश के नागरिक कहलाए जाएंगे और फिर भारत के अंदर ही एंटर हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों कंसिडरेज होता है। अफगानिस्तान में तो आप बात ही खत्म कर लीजिए, अफगानिस्तान में इतना कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि वहाँ पर बहुसंख्यक है नहीं। उसमें सिख धर्म के लोग रहते थे अफगानिस्तान के अंदर, वो भी अब माइग्रेट करके भारत में ही आकर एंटर हो जाएंगे। वहाँ पर इतना ज़्यादा अफगानिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा कोई वो नहीं था। 3 देशों की बात बताई दोस्तों मैंने। अब इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा वो बांग्लादेश से आकर, जो आसपास के हमारे राज्य हैं जो लगे हुए हैं बांग्लादेश से, उन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे वेस्ट बंगाल की मैं अगर बात लेता हूँ, वेस्ट बंगाल में लगभग दोस्तों 4,84,957, लगभग 786 लोग ये रिफ्यूजी कैंप बने हुए हैं यहाँ पर, आपको देख पा रहे होंगे वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, और टोटल रिफ्यूजी नंबर कितना है दोस्तों, 7,23,005, लगभग 72,35,916 लोग इतने हैं कि ये टोटल रिफ्यूजी हैं। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब टोटल जो आंकड़ा है दोस्तों, जो आसपास बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, लगभग 98,99,305, 1 करोड़ का आंकड़ा ये यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट के अनुसार है कि जो भारत के अंदर एंट्री करे हुए हैं और ये रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। ये बातें हैं दोस्तों, ध्यान रखना। पाकिस्तान से कितने शरणार्थी आए,
भारत सरकार ने लगभग 2015 में 4300 पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थियों को भारत में शरण दी। पाकिस्तान से आए शरणार्थी गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर में रह रहे हैं। ये अभी तक रह रहे हैं और अब इनके लिए प्रावधान हो जाएगा सीएए के तहत कि ये क्या करेंगे, इनको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों, अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं आपके सामने कि नागरिकता का जो प्रावधान है हमारे देश के संविधान के अंदर, वो 5 से लेकर 11 के अंदर किया गया है। 5 में 11 में क्या प्रावधान किए गए हैं? 5 से संविधान के अंदर हमारे नागरिकता दी जाएगी। 6 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी और पाकिस्तान जाने वाले वाले जो नागरिकता होगी उनके लिए नागरिकता का प्रावधान करता है अनुच्छेद 7। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्यों की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना होना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। इनको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपसे कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों, कुछ नागरिकता का जो अधिनियम है जो 1955 में लागू किया गया था, आपको पता होना चाहिए जब दोस्तों ये हमारे देश के अंदर ये नागरिकता के प्रावधान थे, इसमें भी कहीं ना कहीं खामियां और कुछ कमियां रह गई थी। एक प्रॉपर हम एक अधिनियम लेके आए थे जो कि 1955 का अधिनियम था। इसमें हमने दोस्तों अब तक लगभग 6 बार संशोधन कर चुके हैं। इसी आधार पर जिस तरीके से आपको पता है कि ये जो सीए हम लेके आए हैं, इसी प्रकार से हम 5 बार पहले भी इससे अलावा हम संशोधन कर चुके हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी बातें मैंने आपको इसमें बताई है, किस प्रकार से आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल अगर मैं अपने जो वीडियो का जो सार बता देता हूं आपको कि इम्पोर्टेंट बात यही है कि हमारे देश में सीएए का लागू होना बहुत ज़्यादा गलत साबित हो सकता है। आने वाले समय में अभी इसके हमें इतने ज़्यादा इम्प्लीकेशन नहीं दिखाई देंगे, जब धीरे धीरे हमें बात देखने को मिलेगी कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं और जो हमारे दक्षिण भारत के राज्य है जैसे कि तमिलनाडु है, वहाँ से भी तो आए हैं कुछ लोग, वहाँ से मुस्लिम नहीं लाए, लेकिन हमने श्रीलंका को नहीं लिया इसमें। अब दोस्तों, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा जैसे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थिति बुरी देखने को मिलेगी। क्योंकि वहाँ के लोग हमेशा से प्रोटेस्ट करते रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश से आए हुए लोग जितने भी हिंदू शरणार्थी होंगे, हिंदू सबसे ज़्यादा आते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, अपना ओपिनियन भी मुझे शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।